गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। हम एक सीरीज कर रहे हैं, तो आइए करते हैं हमारे आज के जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बैंक का लोगो त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करता है। आपको लगेगा ये हरियाणा जीके का नहीं है, लेकिन दोस्तों इसको हरियाणा जीके में भी काउंट करते हैं, क्योंकि इसका जो एक कॉन्टैक्ट है वो ऐसे राजा से है जो हरियाणा के राजा से थे। ऑप्शन देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। तो त्रिवेणी संगम जिसका प्रतिनिधित्व करता है वो है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद को वर्तमान नाम पूछा जाए तो प्रयागराज कहा जाता है। ये बैंक इलाहाबाद में स्थित गंगा, यमुना और एक सरस्वती जो अदृश्य नदी के तौर पर यहाँ पर 3 नदियों का जो संगम माना गया है, उसी के आधार पर इस बैंक को त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करने वाला बैंक कहा जाता है। और यहाँ पर जो इलाहाबाद वर्ड आया है, इलाहाबाद के अंदर जो लगता है कुंभ मेला जो लगता है, उसकी शुरुआत की थी राजा हर्षवर्धन ने। राजा हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? थानेश्वर जिनकी राजधानी थी। पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया था और इनकी दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज भी होती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बाहुल खान लोधी ने की थी। ऑप्शन देखिए, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश। तो यहाँ तो शायद आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाए। बाहुल खान लोधी ने जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना की थी वो था लोधी वंश। और लोधी वंश का संबंध हरियाणा से भी है, क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसके अंदर इब्राहिम लोधी मारा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, अब्दुल रहमान खान, बनारसी दार, लाला हुकम चंद जैन या फिर चौधरी देवीलाल। तो दोस्तों झज्जर के नवाब के तौर पर जिसको जाना जाता है वो है अब्दुल रहमान खान। इनको 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने सरेआम फांसी दे दी गई थी। इसके साथ साथ आपको 1857 की क्रांति के दूसरे भी पता होने चाहिए। एक आता है बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है, वो राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। उनको भी चांदनी चौक पर सरेआम फांसी दे दी गई थी। दूसरा आता है यहाँ पर, जैसे झज्जर का नवाब यहीं पर पूछ लिया गया। एक आपसे पूछा जाता है, पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था अकबर अली ने। हिसार का नेतृत्व किया था मोहम्मद आजम ने। हांसी का नेतृत्व किया था लाला हुकम चंद और मुनीर बेगम ने। रोहतक का नेतृत्व किया था विसारत अली खान ने। और पानीपत का जो नेतृत्व किया था वो किया था इमाम अली कलंदर ने। इसके साथ साथ एक मेवात का नेतृत्व भी पूछा जाता है, वो किया था सदरुद्दीन मेवाती ने। बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था बहादुर जंग ने। और जो सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेवाड़ी का नेतृत्व, क्योंकि हम हरियाणा दिवस भी उन्हीं की याद में मनाते हैं। वो किया था राव तुलाराम ने। और उनकी जगह भी पूछी जाती है, वो नसीबपुर गांव में उनका अंग्रेजों से सामना हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के तौर पर किसे जाना जाता है। ऑप्शन है सर छोटू राम को, राव तुलाराम को, पंडित नेकीराम शर्मा को या फिर पंडित श्री राम शर्मा को। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन पूछे गए हैं, तो वो कहा जाता है पंडित श्री राम शर्मा को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पंडित श्री राम शर्मा का आपसे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो उनकी पत्रिका पूछी जाती है। उनका न्यूज़पेपर जो था वो था तिलक, वो था जिसको हम कहते हैं ना भगवान राम के नाम का हमने तिलक लगाया है। तो तिलक नाम का जो पत्र था वो हरियाणा के अंदर ही निकाला था। और पंडित श्री राम शर्मा ने, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1899 को झज्जर के अंदर हुआ था। और इनकी दूसरी रचनाएं भी थी हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो वो थे दादा भाई नौरोजी। हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है तो वो होंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन है, खालिस्तान योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी। डेट कंप्लीट ध्यान रखना। देखो दोस्तों, रोज हर दिन कोई ना कोई नई योजना लागू होती रहती है। यहाँ पर 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों को लगाने के लिए जो योजना थी वो 27 अक्टूबर 2018 को लागू हुई। ऑप्शन देखिए, संचालक मुस्कान, सलामती, अनुकूल ग्रह योजना या फिर मनोहर ज्योति योजना। तो दोस्तों वो मनोहर ज्योति योजना थी जिसके अंदर 1 लाख सौर प्रकाश उपकरण लगाए जाने थे और यह योजना शुरू हुई थी 27 अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1299 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा में खालिस्तान में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। हरियाणा के अंदर नया एम्स कहां पर बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, मनेठी में, फरीदाबाद में, पलवल में या फिर हिसार में। तो दोस्तों वो बनाया गया है रेवाड़ी के मनेठी में। इसी क्वेश्चन को अपोजिट करके भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी के अंदर जो मनेठी के अंदर एम्स बन रहा है उसके लिए कितने करोड़ का बजट पास किया है? तो वो हुआ था 1299 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पास किया गया था। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए झज्जर के बाडसा के अंदर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी ओपन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में खेल के क्षेत्र में वर्ष 2019 के लिए पद्म श्री पुरस्कार किसे मिला? युवराज सिंह को, बजरंग पुनिया को, दीपा मलिक को या फिर साक्षी मलिक को? तो दोस्तों वर्ष 2019 के लिए पद्म श्री पुरस्कार जिसको मिला था खेलों के लिए वो मिला था बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ और एशियाई खेलों के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला था। क्या मिला था? एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल मिला था। 2019 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। डेट पूछी है, कब लॉन्च की गई है? 18 दिसंबर 2018 को, 19 दिसंबर 2018 को, 20 दिसंबर 2018 या फिर 22 दिसंबर 2018 को। देखिए दोस्तों, आप याद कर लेते हो कि ये योजना लागू हुई थी दिसंबर 2018 में, लेकिन 18, 19, 20 और 22 सारी दिसंबर की ही डेट दी गई हैं। तो कंप्लीट डेट याद रखा करो। हरियाणा सरकार ने 19 दिसंबर 2018 को राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में खालिस्तान गांव हर सुबह राष्ट्रगान गाने वाला पहला गांव बन गया है। हरियाणा का एक ऐसा गांव जहां हर सुबह की शुरुआत एक राष्ट्रगान से होती है, हमारे राष्ट्रगान से होती है। तो दोस्तों वो है हरियाणा का भरतपुर गांव में हर सुबह जो शुरुआत होती है सारे गाँव वाले मिलकर राष्ट्रगान करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? रेवाड़ी से, झज्जर से, अंबाला से या फरीदाबाद से? तो संत गरीबदास से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। संत गरीबदास जो थे वो हरियाणा के झज्जर के छुडानी गांव से संबंधित थे। बहुत सारे एग्जाम के अंदर इनके डेट वो जो जन्मदिन है वो भी आया है। इनका जन्म 1717 में हुआ था। 1778 के अंदर इनकी मृत्यु हुई और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ बार बार पूछा जाता है वो है गरीब ग्रंथ। झज्जर के छुडानी गांव में 1717 में जन्म हुआ, 1778 में इनकी मृत्यु हुई और इनकी प्रसिद्ध रचना है जो बार बार पूछी गई वो है गरीब ग्रंथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी है? भागीरथ लाल जख्मी ने, जैमिनी सरकार ने या सरसार लिखा है? सुल्तान साहब ने या फिर रामकृष्ण तमन्या ने? तो दोस्तों उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और इसको लिखा है ऑप्शन ए भागीरथ लाल जख्मी ने। इसको उल्टा करके भी पूछा गया है बहुत बार। भागीरथ लाल जख्मी की प्रसिद्ध रचना बताइए या फिर उनकी ये बताइए उनका साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो उन्होंने उर्दू के अंदर साहित्य की रचना की है और उनका प्रसिद्ध साहित्य रचना का नाम है दस्ताना मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजनौरी खालिस्तान भाषा का सबसे शुद्ध रूप है? ऑप्शन देखिए, पहरताली या पहाड़ी भी जिसको बोला जाता है, हिंदी का, उर्दू का या फिर कोरवी का? तो दोस्तों बिजनौरी कोरवी या खड़ी बोली का ही प्रारूप या सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसको बिजनौरी क्यों कहा जाता है, कहीं पर इसको खड़ी बोली कहा जाता है? क्योंकि ये भाषा मेरठ
मेरठ में भी बोली जाती है, बिजनौर में भी, कहीं पर इसको मुरादाबादी बोला जाता है, कहीं पर रामपुरी बोला जाता है, कहीं पर सहारनपुरी बोला जाता है। देहरादून, अंबाला, दिल्ली, ये सारे के सारे क्षेत्र में ये मेरठ से लेकर दिल्ली तक बोले जाने वाली लैंग्वेज है। और बिजनौरी जो है वह कोरवी या फिर खड़ी बोली का सबसे शुद्ध प्रारूप माना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? 7, 5, 3 या फिर 4। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है। और वहाँ पर नाथ समुदाय से रिलेटेड जो ग्रंथ मिले हैं वो 5 ग्रंथ मिले हैं। कितने ग्रंथ? 5 ग्रंथ मिले। पांडुलिपि संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत सरकार के द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के तौर पर घोषित किया गया था। कलेसर को, अबूब शहर को, भिंडावास को या फिर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य को? तो दोस्तों 3 जून 2009 को जो पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया वो भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया था। और यहाँ पर करीब करीब 250 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कलेसर जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। 2003 के अंदर इसकी स्थापना की गई और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है वो है 11,570 एकड़। दूसरे नंबर पर अबूब शहर आता है सिरसा का, इसका क्षेत्रफल है 11,530 और यहाँ पर खासकर भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल और किंगफिशर पाए जाते हैं। और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो 3 जनवरी 1987 को बनाया गया था और रेवाड़ी के अंदर है। सॉरी फ्रेंड्स, 3 जनवरी नहीं, 23 जनवरी 1987 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग खालिस्तान है। लाल मिट्टी पाई जाती है, पीला धूसर, काली या फिर पीले भूरे रंग की। वैसे तो हरियाणा के अंदर सारी मिट्टियां पाई जाती हैं। अंबाला और कैथल जिले की जो मिट्टी का रंग जो HSSC ने माना है वो है पीला धूसर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा में खालिस्तान जिले में स्थित है, भिवानी में है, कुरुक्षेत्र में है, रोहतक में या पंचकुला में? तो आपको पता है पिपली कहाँ पर है। पिपली मोड़ आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र का। तो दोस्तों पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। 1982 के अंदर स्थापित किया गया था और ये 27 एकड़ में फैला हुआ है। हरियाणा के अंदर 3 ही चिड़ियाघर हैं। दूसरा चिड़ियाघर भिवानी का है जो 1982 में ही भिवानी और कुरुक्षेत्र के बिल्कुल साथ में बनाए गए थे। भिवानी वाला 1982 में बना, 7 एकड़ में है। कुरुक्षेत्र वाला भी 1982 में बना, 27 एकड़ में है। और आपसे हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाए तो वो रोहतक के अंदर है। 1986 के अंदर स्थापित किया गया था और ये 44 एकड़ में फैला हुआ है। सबसे छोटा चिड़ियाघर भिवानी का है, 7 एकड़ में है, 1982 में बना। सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक का है, 1986 के अंदर 44 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र को 7 से खालिस्तान प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना की है। 2016 की योजना पूछी गई है। बागवानी की जो योजना आई थी उस वक्त प्रतिशत था जो खेती के अंदर बागवानी का वो 7% था। 7 से आगे बढ़ाना कितना था तो वो पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन देखिए 25, 15, 18 या फिर 10। तो दोस्तों 2016 की जो बागवानी की खेती से संबंधित योजना आई थी उसके अंदर बागवानी को 7 से बढ़ाकर 25% तक बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुरुग्राम को खालिस्तान से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सोनीपत, रेवाड़ी, दादरी या फिर नरवाना? तो दोस्तों गुरुग्राम को रेवाड़ी से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है वो हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। आपने सुना होगा रेवाड़ी का जंक्शन हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है। दोस्तों 1873 के अंदर पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक ट्रेन चलाई गई थी और वही ट्रेन की दूरी देखो। आपको लगता है कि रेवाड़ी का ही डिस्टेंस क्यों पूछा गया था? जब 2019 का क्लैरिकल का क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर दिल्ली से रेवाड़ी का डिस्टेंस पूछा गया था। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ लॉजिक पर आधारित होता है। तो 1873 के अंदर पहली बार जब दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में ट्रेन चलाई गई तो वो दूरी जो उसने तय की थी वो थी 80 किलोमीटर की दूरी। और दूसरी आपसे पूछी जाती है, पहली बार CNG ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो चली थी 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से लेकर रोहतक तक, रेवाड़ी से रोहतक तक।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। सच्चर फार्मूला आप सभी को पता होगा, भीमसेन सच्चर जो पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे आज़ादी के बाद, उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को एक फार्मूला लागू किया था जिसको सच्चर फार्मूला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त पंजाब ये होता था, हरियाणा तो होता ही नहीं था। बहुत भाषा को लेकर विवाद हो रहा था, हरियाणा वाले कह रहे थे कि हमें पंजाबी नहीं आती, पंजाब वाले हरियाणवी पढ़ने को लागू या हिंदी पढ़ने के लिए राजी नहीं थे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला था कि जिसको हिंदी पढ़नी है वो हिंदी ले सकता है, जिसको पंजाबी पढ़नी है वो पंजाबी ले सकता है। जैसे आप कॉलेज के अंदर फॉर्म अप्लाई करने जाते हो, जैसे आपको कहा जाता है कि आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे आप फ़ोन के अंदर भी कुछ सर्विस लेने के लिए अप्लाई करते हो, हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए, या फिर इंग्लिश के लिए 1 दबाइए, हिंदी के लिए 2 दबाइए। उस टाइप का ही यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो की गई थी कि जिसको हिंदी पढ़नी है वो हिंदी ले सकता है, जिसको पंजाबी पढ़नी है वो पंजाबी पढ़ सकता है। इसी आधार पर सच्चर फार्मूला जो था वो हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, खालिस्तान ने हरियाणा के क्षेत्र को हरी धान्य का कहा है। डॉक्टर HR गुप्ता ने, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर यदुनाथ सरकार ने। तो दोस्तों देखिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा को हरी धान्य का कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा हरी धान्य क्या? राहुल सांकृत्यायन ने। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा था, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरिया कहा, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा था, और योधे काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। इसके साथ साथ 1-2 नाम और भी आते हैं। एक आता है GC अवस्थी, उसने हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न कहा था। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना या फिर लूटपाट जिसको कहा जाता है वो कहा था, और सकंद पुराण के अंदर हरियाणा को हरियाल कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा था? वो कहा डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, यदुनाथ सरकार ने, या फिर डॉक्टर HR गुप्ता ने, या फिर विभू श्रीधर ने। तो हरियाणा के क्षेत्र को हरियल कहा था, वो कहा था यदुनाथ सरकार ने। किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? कलाई में पहनती हैं, कान में, गर्दन में या फिर नाक में? हरियाणा की महिलाओं के आभूषण तो आपको पता ही होंगे। कंगन आभूषण जो पहना जाता है वो महिलाओं के द्वारा कलाई के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है। हिरण दर्शन को, आंख फड़फड़ाना, जुत्ती पे जुत्ती चढ़ना या फिर दूब का दर्शन। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर हिरण का दर्शन, दूब का दर्शन या फिर जुत्ती पे जुत्ती चढ़ना ये सारे शगुन होते हैं, जबकि आंख फड़फड़ाना एक बुरा शगुन माना गया है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा उनके खालिस्तान पर पहना जाता है। फूल आपने सुना होगा, कान, सिर, छाती या फिर कलाई। तो दोस्तों आपने फिल्में तो देखी होंगी, फूल जो है वो बालों में लगाया जाता है। अब तो डुप्लीकेट फूलों से काम चलाया जा रहा है, लेकिन जो हमारे बूढ़े होते थे, जो हमारी वृद्धे, जो दादी नानी होती थी, उनके पास सोना बहुत ज़्यादा होता था। तो जो फूल आभूषण है वो फूल के आकार का ही सिर के अंदर पहने जाने वाला एक आभूषण होता था। तो जो हमारा फूल पारंपरिक आभूषण है उसको महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता था। तो दोस्तों उम्मीद है आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।